बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ। अब इस न्यूटन लॉ के कुछ है एप्लीकेशन है और उन एप्लीकेशन के बेस पे है न्यूमेरिकल, जिसमें पुली के बेस पे है ब्लॉक बनाकर देता है एग्जामिनर, और कुछ है उनके थ्योरी फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं। तो जानने से पहले बात आती है माइंड में कि मास और वेट की डिफरेंस क्या है, किसको मास कहेंगे किसको वेट कहेंगे। लेकिन केमिस्ट्री के पर्पस से हम बताएं तो मास और वेट एक ही चीज होती है केमिस्ट्री के पर्पस से, जहां हम लिखते हैं मोल्स किसका रेशियो होता है, वेट अपॉन मोलर मास का। लेकिन फिजिक्स में इसका थोड़ा अलग है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ फिजिक्स में यानी हम ऑब्जर्व करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। क्लियर नहीं है? हाँ, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मान लेते हैं बेटा ये कोई बॉडी है, क्लियर, ये बॉडी है तो इसका मास क्या मैंने m मान लिया, ठीक। अब ये m मान लिया गया है तो अब इसका जो मास है बॉडी का, ये मास इसके बॉडी के साइज पे और शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मास क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यहां पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इसका कोई मास, और जो ग्रेविटी होती है उसकी वजह से यहां पर क्या है, जी। क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है ये बेटा होती है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है ये? हाँ, तो इसीलिए जो मास क्या है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? हाँ, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है मास, लेकिन बॉडी का साइज क्या है शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो मैं दो फीचर लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, ये तभी हम बताएंगे ये क्या है। मास क्या है बेटा, ये मास है, और दूसरी फॉर्म है बेटा वेट। ध्यान देखना, ये वेट। मास क्या है, मास बेटा एक प्रॉपर्टी है। ये मास क्या है, मास एक प्रॉपर्टी है मास, और जबकि इसकी जो वैल्यू होती है बेटा वो वैल्यू होती है mg, ग्रेविटी। और मास क्या है, खुद एक प्रॉपर्टी है, जबकि इसकी वैल्यू क्या है, mg होती है। इसकी यूनिट निकालो बेटा तो इसकी यूनिट मिलेगी आपको kg मिलेगी, ठीक। इसी प्रकार इसके यूनिट निकालोगे तो इसकी यूनिट आएगी आपकी, वो आएगी न्यूटन आएगी। क्लियर? तो ये डिफरेंस है इसके, और बाकी मैंने डिटेल में मास और वेट क्या का डिफरेंस है ये मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में लिखा है मैंने। क्लियर ना? तो शॉर्ट चला है नोट्स रिवीजन, तो शॉर्ट के हिसाब से मैंने आपको डिफरेंस कर दिया कि मास में और वेट में डिफरेंस क्या है। क्लियर? हाँ, इस पे मैंने आपको नोट्स में न्यूमेरिकल भी कराया इसकी वजह से मैंने ये, तो अब मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, केवल सिर्फ इसका यूज करवाऊंगा। पर ये बड़ा जो मास होता है ये वाला, ये मास, इस मास को हम लोग बोलते हैं एक्टिव मास। ये मास क्या है, एक्टिव मास है ये। जबकि ये m नॉट जो है बेटा, m नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। दूसरी सबसे बड़ी इसकी जो प्रॉब्लम बेटा, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये फार्मूला आपको यूज करना है बेटा, पर अगर ये फार्मूला यूज करना है तो यूज जब ही होगा कि जब जो वैल्यू है बेटा स्पीड की, वो स्पीड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, यानी कि स्पीड किसी बॉडी की है या कोई पार्टिकल हो सकता है। क्लियर? हाँ, तो स्पीड की जो स्पीड है यानी प्रकाश का है या लाइट का है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी किसके, जो बॉडी है, तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर कंडीशन ये वाली है बेटा, यानी ये वैल्यू ज्यादा है यानी स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। और इसी के बेस पे मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करवाया नोट्स में। क्लियर नहीं है? हाँ, तो मैं इस पे लिख दे रहा हूं, ये क्या है इसका, ये पता होना चाहिए कि टर्म और कंडीशन क्या है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा। क्लियर? हाँ, इस वाली कंडीशन पे बेटा ये फार्मूला नहीं लगता है, सिर्फ इस वाली कंडीशन पे लगेगा, ठीक। हाँ, अब हम लोग जानते हैं कि इस लॉ के बेस पे कुछ है टर्म, जैसे एक टर्म आती है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है, इनर्शिया,
तो जानते हैं इनर्शिया क्या है। देखते हैं इनर्शिया को बिल्कुल हम लोग अपने सिंपल लफ्जों में सीखेंगे कि इनर्शिया किसको बोलते हैं। पहला मैंने पॉइंट उठाया है कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया 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 क्या होती है? ये बेटा एक प्रॉपर्टी होती है, यानी ये आती है किसी बॉडी के मास की वजह से आती है। अब उसका मास अगर जितना ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने चेंज होने का जो विरोध होता है, जो अपोज है, उसको उतना ज्यादा करेगा। आप यूं समझ लीजिएगा कि अगर कोई एक 5 केजी का ब्लॉक रखा है और एक रखा है यानी 50 केजी का ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है डिब्बा। अगर हम 5 केजी वाले को खींचे तो वो हो सकता है आसानी से खींचे आए। तो उसने जो खींचा हमने 5 केजी ब्लॉक को, तो उसने रुकने का प्रयास किया होगा, तो उसने कम किया होगा। लेकिन अगर कोई 50 केजी का ब्लॉक है और उसको खींच रहे हैं तो हो सकता है कि वो हमसे ना खींचे। अगर मान लेते हैं खींच के भी आ गया तो हो सकता है उसने जो है रुकने का प्रयास ज्यादा किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनर्शिया होती है बेटा, इनर्शिया होती है मास के प्रोपोर्शनल। जितनी हैवी बॉडी ज्यादा होगी तो उसका क्या होगा, इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। दूसरे लफ्जों में देखना, अगर गाड़ी की स्पीड ज्यादा है यानी फास्ट गाड़ी चल रही है, आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो गाड़ी जो रुकेगी ना वो थोड़ी डिफिकल्ट रुकेगी। इसी प्रकार अगर किसी की स्पीड स्लो है तो वो आसानी से रुक जाएगी। मतलब उस केस में इनर्शिया कम होगा, अगर फास्ट होगा तो उस केस में इनर्शिया ज्यादा होगा। यानी कोई भी चीज जो हो रही है जिस स्टेज में है तो उसका कुछ चेंज करोगे तो उस स्टेज का चेंज होने का वो विरोध करेगी। क्लियर? हाँ, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में मान लिया आपको एक फोन दे दी जाए और उसमें वाईफाई लगा दी जाए तो जाहिर सी बात है बेटा आपका जो डिस्टरबेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, इसलिए क्योंकि जो इनर्शिया क्या कर दिया, वो चेंज करने का काम किया, जो आपको 24 आवर वाईफाई मिला। तो इसी प्रकार क्या है, इनर्शिया इसको बोलते हैं। ठीक? हाँ। अब दूसरा आता है बेटा, यहां पर आता है इंपल्स। इंपल्स क्या है? इंपल्स क्या है? इंपल्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात, इंपल्स का जो शब्द है ये वहां यूज होगा जो चीज बहुत ही एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, बहुत ही, इसको बोले आने की मिली सेकेंड, यानी पलक झपकी तुरंत उसको देखा कि मतलब क्या है, वहां इंपल्स हो गया। जैसे कि आप देखिए कोई क्रिकेटर है और बॉल फेंक रहा है और क्रिकेटर ने इसको मारा, तो जो बॉल और जो बैट है उस पर कितने देर तक कांटेक्ट में रही, ऐसे मोमेंट को हम लोग बोलते हैं वहां इंपल्स बोलते हैं। ठीक है? ये बहुत ही माइन्यूट के समय को बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स क्या होता है बेटा? इंपल्स होता है, लिखना, इंपल्स होता है यानी कि फोर्स, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कितना फोर्स लगा है और वो फोर्स कितने समय तक लगा है, इसी को बेटा बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को बोलते हैं बेटा, इसी को बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। ठीक? हाँ। अब इंपल्स हो गया यहां पर, ये यानी कि इंपल्स क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ठीक? हाँ, इंपल्स हो गया। दूसरी बात आती है कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स, वो इंपल्स होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी हम लिख सकते हैं कि इंपल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिख सकते हैं। क्लियर? हाँ। अब इतना हम लोगों ने डिफरेंस कर लिया यहां पर, ठीक ना? हाँ। अब जो मोमेंटम होता है, आने की बात करें हम लोग, सेकंड बात करें नोट से। ठीक? हाँ। अगर मैं बात करूं न्यूटन के, अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं, जो न्यूटन भाई साहब का सेकंड लॉ है, यानी इन्होंने जो सेकंड लॉ दिया था न्यूटन ने, तो उस लॉ ये कहता है कि किस रेट से, यानी किस रेट से, यानी कि जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, यानी कि चेंज मोमेंटम का जो रेट, उसको बोलते हैं यानी कि फोर्स। और ये फोर्स होता है बेटा, हमेशा लेंगे एक्सटर्नल फोर्स लेंगे, कभी भी इंटरनल फोर्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्स जो सिस्टम होता है, जो बॉडी
बॉडी है उसके अंदर वो कैंसिल हो जाते हैं। और ऐसा मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे, तो मैंने प्रूव करवाया था, जो अभी हम सीखेंगे। ठीक, हाँ, ये बात किसकी है? मोमेंटम की। क्लियर? हाँ, तो ये क्या गया, यानी इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और क्या बताएगा वो बताएगा कितना फोर्स बॉडी पे बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या लगा रहे हैं। क्लियर? ये चीज है। इसी प्रकार और देखना यहाँ पर, ये जो फोर्स होता है एक्सटर्नल, उसकी वैल्यू होती है m मतलब मास ऑफ बॉडी, और यहां लेते हैं एक्सटर्नल एक्सीलरेशन। क्या लेंगे? एक्सटर्नल एक्सीलरेशन लेंगे इसकी वैल्यू। क्लियर? हाँ, अब इसको करते हैं डिस्कस। जो मोमेंटम होता है यानी लीनियर मोमेंटम की अगर हम वैल्यू की बात करें यहां पर, तो यहां पर आएगा मास, और यहां लेंगे चेंज इन वेलोसिटी लेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज है यहां पर। अगर हो सकता है इस फॉर्म में ना दिया है, तो बेटा इस फॉर्म में हो सकता है, जैसे यानी मोमेंटम हो गया और मास और इनटू वेलोसिटी लेंगे। क्योंकि अब क्या है, किसी इंडिविजुअल को होगा तो मास भी लेंगे उसी बॉडी का, और उसी बॉडी लेंगे वेलोसिटी लेंगे। तो अब यहाँ चेंज नहीं रखेंगे, चेंज कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक, हाँ, ये विद डायरेक्शन सब मैंने डिफाइन किया था नोट्स में कि इनकी डायरेक्शन कहां से लेंगे बेटा, यानी कि इनकी डायरेक्शन आती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। ठीक, हाँ, और लेकिन मोमेंटम की बात आएगी तो कैसे लेंगे, यानी मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। यही हाल मैंने इसमें बताया था, मैंने वेलोसिटी में बताया था, मैंने वेलोसिटी में मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन डायरेक्शन की बात आएगी तो डायरेक्शन लेंगे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट। क्लियर? हाँ, ये सब मैंने आपको बताए थे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। अब इन्हीं का यूज करके बता रहा हूं फोर्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस फॉर्म को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लोग पहले इस फॉर्म में और इस फॉर्म में। अगर हो सकता है कि जो मास है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, तो मान लेते हैं कि जो वैल्यू है वेलोसिटी, उसकी वैल्यू क्या मान ली मैंने, आने की चेंज मान ली। ऐसे केस बन सकता है। दूसरा केस ये बन सकता है कि अगर मास क्या है, वेरिएबल है, तो मास वेरिएबल है तो मैंने यहां लिख दिया, ये फंक्शन लिख दिया। ठीक, हाँ, इसको ऐसे कर लो चाहे मत करो। ठीक, पहला ये जब है कि जब मास क्या है, कांस्टेंट है, और इसमें वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट क्या है या यूनिफॉर्म। तो दोनों के मैंने एप्लीकेशन करवाए हैं, प्लस मैंने इसकी बेस पे कैसे सवाल आते हैं ग्राफ पे मैंने वो करवाए नोट्स आपको। ये क्लियर? इतना करने के बाद एक चीज और बढ़ते हैं स्प्रिंग को लेकर के, फिर बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल पे हम लोग। ठीक, हाँ, स्प्रिंग का चर्चा और करते हैं। स्प्रिंग देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये कोई है स्प्रिंग है। ठीक, स्प्रिंग है तो अभी इसमें कोई भी एलोंगेशन नहीं है, मतलब अभी इसमें कोई खिंचाव नहीं है इसके अंदर ना। जैसे लिया मैंने, क्या किया, यहाँ मैंने कोई मास मैंने लटका दिया, हो सकता है 1 kg का हो सकता है 1 ग्राम का हो। तो जैसे ही मास लटकाओगे तो अब ये स्प्रिंग है, इसमें कुछ खिंचाव आएगा, यानी कुछ एलोंगेशन होगा यहाँ पर। तो मैंने मान लिया इसमें जो मास है ये खींच के बेटा कुछ ऐसे आ गया यहाँ पर। ठीक, ऐसे करके ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो अब देखना यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इतना एलोंगेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की खुद अपनी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ होगा एक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक, हाँ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, जब ये लटकेगा तो इसमें एक लगेगा तनाव जिसको बोलते हैं टेंशन। जितनी भारी भरकम बॉडी होगी तो ये स्प्रिंग उतना टाइट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, तो उसी वजह से क्या लगेगा, यहाँ लग जाएगा टेंशन। क्या लग जाएगा, टेंशन कहें या तनाव कहें, समझेगा ना ये। तो ये टेंशन बताओ, जितनी बॉडी ज्यादा भारी होगी तो उतना जो खिंचाव नीचे की तरफ उतना ज्यादा होगा। तो समझ जाएंगे हम कि अगर बॉडी जितनी भारी होगी तो एलोंगेशन उतना ज्यादा होगा। क्लियर? हाँ, तो इसीलिए बेटा जो टेंशन होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन।
कितना इसमें खिंचाव आ रहा है। तो अब देखिएगा यहां से हटेगा प्रोपोर्शनल तो मिलेगा एक कांस्टेंट और उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, ये वैल्यू आ गई। तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, यानी कि टेंशन कितना है स्प्रिंग में और कितना खिंचाव हुआ है ये। ठीक, और इनकी यूनिट होती है बेटा न्यूटन अपॉन मीटर, इसकी वैल्यू होती है। ठीक, इतना आप लोगों ने यहाँ पर ये सब सीख लिया ऑलरेडी। ठीक, आइए अब हम देखते हैं कुछ आगे और देखते हैं, इसके बाद में चीज कुछ और देखते हैं हम लोग। क्लियर? हाँ, एक बता दूं आपको मैं रीडिंग कुछ कि रीडिंग हम कैसे करेंगे। रीडिंग आपने रीडिंग देखा होगा, जैसे कि हम कहीं जाते हैं और कहीं अरे वो होता है जो 2 रुपए लेते हैं, शायद देखा होगा, मुझे आगे नहीं पता, मुझे भाई पता है। 2 रुपए लेते हैं और उस पे बेटा अब तो नहीं है, तो सॉरी 2 नहीं है 5 रुपए लेते हैं, महंगाई बढ़ गई ना कोरोना के बाद। तो होता क्या बेटा ये, आप उस पे वो मशीन पे बैठेंगे तो मशीन आपकी वो रीडिंग दिखाएगी। वो हो सकता है एक आप 50 केजी के हैं लेकिन 60 केजी के हैं। एक्चुअली मेरा वेट तो बहुत कम है, मैं आपको खुद दिखता होगा ना। तो वहां पर क्या हुआ, तो वो लगभग आने के 2 साल पहले वो केवल 2 रुपए लेता बंदा वो। क्लियर? हाँ, लेकिन अब क्या उसका रेट हाई फाई हो गया है, मतलब 5 रुपए हो गया रेट। तो अब वो क्या करता है बेटा, वो यहाँ उसके पास का इस तरह की एक मशीन होती है, इस तरह से। क्लियर ना, ये ऐसे मशीन है और मशीन यहाँ जो है भाई यहाँ पर है, ये अपना पप्पू है, यहाँ पर आके ये खड़ा हो गया ये। ठीक, यहाँ पर ये खड़ा हो गया और यहाँ बेटा है, यहाँ पर ये रीडिंग शो करेगा, यहाँ पर रीडिंग शो करेगा। ठीक, और ग्राउंड में है ऐसी क्या है, यहाँ पर ये मशीन है रखी पड़ी है। अब यहाँ पर जो है इस तरह से कोई यहाँ पर जो है इस तरह से जो है मास रख दिया गया। मान लेते हैं इसका मास क्या है, एम मास। हो सकता है कोई व्यक्ति हो, ये हो सकता है कोई हमारे पास है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, मिट्टी का बर्तन हो सकता है या कुछ हो सकता है ना। तो जितना इसका मास होगा वो मास यहाँ रीडिंग दिखाएगा कि तुम्हारा 1 केजी का है, 50 केजी का है। अगर इसको हमने अगर जोर से रखा तो इसकी जो रीडिंग होगी, एक्चुअल रीडिंग उससे ज्यादा दिखाएगा ये। क्लियर? समझेगा ना ये? हाँ, आपने देखा होगा अक्सर ये। तो इसकी जो रीडिंग होती है बेटा, वो रीडिंग आती है आर यहाँ पर और नीचे वैल्यू आएगी इसकी जी आएगी। ठीक, हाँ, ये रीडिंग यहाँ पर है। अब जी सर आर क्या है यहाँ पर, अब जहर सी बात है, जब ये दबेगा नीचे तो दबेगा बेटा, यहाँ पर ये दबेगा तो अब यहां लगेगा क्या, mg लगेगा। क्लियर? और ऊपर लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स हमेशा जो सरफेस होती है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है एनी केस। क्लियर? हाँ, अब नॉर्मल फोर्स है, इसको बेटा मैंने मान लिया है आर मान लिया है। ठीक, ये है। तो अब बताओ जो रीडिंग होगी बेटा, रीडिंग मान तो एम मान लेते हैं। ठीक, यानी सॉरी क्या है, एम मान से रीडिंग क्या मान ली मैंने, रीडिंग एम मान ली। ठीक, तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है, एम और आर और जी। जो भी रीडिंग आएगी वो रीडिंग हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और जी की वैल्यू पुट करके यहां पर निकाल लेंगे कितनी रीडिंग यहां पर। क्लियर? हाँ, तो इसकी बेस पे 3 प्रॉब्लम बनती है। एक बनती है रेस्ट पे, एक बनती है जब कि हमारी लिफ्ट है तो लिफ्ट अगर अपवर्ड जाए, ऊपर की तरफ जाए। दूसरा केस बनता है कि जब लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड नीचे की तरफ आए। ये भी केस मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखे हैं। ठीक नहीं है? हाँ, इस केस में अब मैं आपको उठाता हूं बिल्कुल एक सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल। क्लियर? हाँ, अब जानते हैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। देखिए बेटा, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है ये, कुछ टफ नहीं है ये, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है ये, बच्चों वाला सवाल है। और देखना बेटा यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये एक फोर्स लेता हूं आपको एग्जांपल समझाने के लिए और इसकी वैल्यू क्या है पर देखना हूं। एग्जांपल क्या है, आने की मान लिया 8 केजी ले लिया, 4 केजी ले लिया और यहाँ ले लिया बेटा मैंने 1 केजी। ठीक, हाँ, इस तरह से इनको थोड़ा मोटा बना दो क्योंकि बेटा ये भारी भरकम बॉडी है। इनको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि दिखे छोटी बॉडी है। इसको और हल्का कर दो ताकि बॉडी बेटा 1 केजी की है। ठीक, ये बॉडी ऐसे रखी है। ठीक ना? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा ना ये, चलो साफ कर दो बेटा। देखिएगा
मान लेते मेरे पास ये बेटा ब्लॉक है और इसकी बॉडी है यहाँ पर, इसको मैंने रख दिया है, ये है 8 केजी का, ठीक। दूसरी बॉडी है बेटा यहाँ पर, मैं इसको बराबर ही रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है बेटा, ये 4 केजी की है ये, और ये वाली बॉडी है बेटा, बिल्कुल बेसिक से सवाल है बेटा, बिल्कुल बेसिक से, और हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ पर ये इतना क्लियर नहीं है, हाँ इतना है दिखा दिया। और ग्राउंड से जो है बोल दिया कि जो है रखे, कहाँ रखे हैं ये बेटा, रखे हैं ग्राउंड पे रखे हैं ऐसे करके। अभी सवाल हुआ नहीं, पूरा लिख रहा है हम लोग, ठीक। हाँ इतना 8 केजी है, 4 केजी है यहाँ पर, इसको मैंने यहाँ रख दिया और मैंने बोल दिया, कुछ बोल दिया फोर्स, फोर्स बोलते हैं तो अच्छा लगेगा, यहाँ लगा दिया फोर्स। इनकी वैल्यू है बेटा, एफ नॉट की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर कितना है, ये 8 बार है 13 है, यानी कि 65 न्यूटन, 65 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन पे, और इनको धकेला जा रहा है ऐसे करके यहाँ पर, ठीक। हाँ तो अब यहां से एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है बेटा, यहाँ पर ये सारी चीज मैं निकाल देता हूं पर। वो पूछ सकता है कि ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बेटा मैंने बी बोल दिया, और इसको सी बोल दिया, ठीक। हाँ यानी कि ब्लॉक ए एंड बी, बी और ए के बीच में क्या लगेगा यहाँ पर, टेंशन, इसको मैंने मान लिया टेंशन, यानी कि T1 मान लिया, ठीक। इसी प्रकार बेटा मैंने और मान लिया सेकंड सवाल, यानी कि ब्लॉक बी एंड सी, इनको मैंने मान लिया टेंशन T2 मान लिया, यानी कि यहां जो टेंशन लगेगा उसको मैंने मान लिया T2 बी सी के बीच में, ए बी के बीच में जो लगेगा टेंशन उसको मैंने मान लिया T1 मान लिया, ठीक। हाँ और पूछ लेगा आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा, क्योंकि इसके बगैर तो सवाल सॉल्व होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जब ये नहीं निकलेगा तो बाकी ये चीज नहीं निकाल सकते। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। पहले मैं समझाता हूं आपको कॉन्सेप्ट से, फिर सीखेंगे हम इसको बिल्कुल विद इन मिनट के अंदर कैसे सॉल्व होगा, ठीक। हाँ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी, वरना ट्रिक आप रटना शुरू कर दोगे आप उसको। क्लियर, देखिएगा अब मैं यहाँ पर सारी चीजें यही करता हूँ, ठीक बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर है, अब ये इसको धक्का दे रहा है, यानी ये जो है यहाँ पर 65 न्यूटन से इसको धक्का दे रहा है, जाहिर सी बात है अब ये 8 केजी में फोर्स कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, तो इसकी वजह से 8 केजी वाली वजह से इसका फोर्स लगेगा ना ये, तो मैंने मान लिया जो बेटा फोर्स लग रहा है उसको मैंने मान लिया F डैश 1। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना आप, जैसे बेटा देखना इस बोर्ड को मैं जितना दबाऊंगा तो उतना ही फोर्स से ये मेरे पे अपोज करेगा, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन रिएक्शन, यानी कि अगर मैं जोर से इस फर्श पे ऐसे करके कूदूंगा बेटा तो जाहिर सी बात है उतने यहाँ पर मेरे को उछाल ज्यादा लगेगा, पर वो इसलिए लगेगा यहाँ पर ये क्योंकि जितना आप दबाओगे तो उतना उससे क्या लगेगा, पुश लगेगा उतना। क्लियर नहीं है? हाँ तो इसी प्रकार क्या होगा, तो इसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सेम, ऐसा न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। समझेगा ना ये? हाँ। अब ये फोर्स यहां लगेगा, इसकी वजह से 8 केजी की वजह से फोर्स 4 पे लगेगा, तो 4 केजी की वाली वजह से फोर्स अब 1 पे लगेगा ना, उसको मैंने मान लिया अब F डबल डैश मान लिया। क्लियर? अब जितना 4 केजी वाला 1 पे लगा रहा है तो बताओ 1 केजी वाला शांत रहेगा क्या? वो भी कहेगा हम तुमसे कम है क्या? तो ये भी कहेगा बेटा आओ निकल के आओ बाहर, यहां लगा दिया F डबल डैश। क्लियर? हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड है इनका, अगर ये वैल्यू मान लेते हैं अगर 100 न्यूटन की है तो 100 न्यूटन ए भी होगा, 15 न्यूटन है तो 15 ए भी होगा, ठीक, एक एग्जाम्पल के तौर से, लेकिन अपोजिट होगी इनकी डायरेक्शन। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इन ब्लॉक को हम पढ़ना शुरू करते हैं, समझेगा ना ये ब्लॉक है, अब
अब ब्लॉक को हम पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे आंसर हमारा निकल के आता है। क्लियर? यही देखिए यहाँ पर, ये इसको थोड़ा छोटा करते ना, ये इतना छोटा होगा। देखिए बेटा यहाँ पर क्या, अब इनको हम लोग जो है बिल्कुल पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बनाते हैं यानी कि जो इस वाली लाइन पे जो लाइन है बेटा, ये लाइन ये है, इस पे और यहाँ पर कितना टेंशन लगेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, एफ फोर्स। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, मैं 8 केजी वाला दिखा दे रहा हूं पर, ये यानी कि 8 केजी वाला फोर्स है। ठीक, हाँ, इस पे बेटा फोर्स लग रहा है 65 न्यूटन का, यानी एफ नॉट दे दिया। यहां जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कितना लग रहा है, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ डैश। अब बताओ, ये जो फोर्स है यहाँ पर यानी कि जो एफ डैश ये वाला, ये तो इस पे लग रहा है और इस पे क्या लग रहा है, इस पे, इसकी वजह से एफ डैश। ठीक, अब बताओ फ्यूचर में अगर ये ब्लॉक जाएगा तो बताओ इधर जाएगा नहीं जाएगा ना, इधर जाएगा ना। अब जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, 4 से जाएगा, आने जाएंगे तो सेम अपनी स्पीड से जाएंगे, क्योंकि सब कैसे है, ये इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। ठीक, तो मैंने मान लिया बेटा आने की जा रहे हैं, इनका मान लिया मैंने एक्सेलरेशन ए मान लिया। ठीक, हाँ, तो ऐसी माने यहां मान लिया क्या है, एक्सेलरेशन ए। ठीक, हाँ, तो अब देखिए यहां पर ये जाएगा तो इधर जाएगा, तो ये वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, ये हल्का होगा। तो अब देखना बेटा इसके मुताबिक इक्वेशन कैसे आएगी, ध्यान देखिएगा। आने की मैंने मान लिया क्या, एफ नॉट, अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूं, एफ नॉट माइनस एफ डैश, ये वैल्यू, क्योंकि ये इधर लग रहा है, ये इधर अपोजिट है तो ये कर दिया, और इसका मास और ये है एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 8 केजी और दिया है एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया। ठीक, तो पहली इक्वेशन कितनी आ गई मेरे पास, ये वाली आ गई। अब ऐसी बेटा बना रहा हूं मैं, ये 4 केजी वाले को मैं 4 केजी वाला देखना क्या बनेगा, यहाँ पर देखना 4 केजी वाला, 4 केजी वाले देखना बेटा क्या है, 4 केजी वाले देखना यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस पर देखना, इस पर जो फोर्स है यानी एफ डैश इधर है और एफ डबल डैश इधर है पर। ठीक, तो मैंने यहाँ मान लिया कितना है, ये यहाँ पर मैंने मान लिया एफ डैश मैंने मान लिया, और इधर मान लिया बेटा मैंने एफ डबल डैश। ठीक, और यहाँ क्या है बेटा, एक्सेलरेशन ए। ठीक, हाँ, आइए देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए हमारा एक्सेलरेशन इधर है, तो अब इनकी वैल्यू ज्यादा मानेंगे, इनकी वैल्यू कम मानेंगे, क्योंकि फोर्स इधर से लग रहा है ना। तो कितना हो गया, एफ डैश माइनस एफ डबल डैश, इतनी वैल्यू, और मास कितना है 4 और एक्सेलरेशन ए, इक्वेशन सेकंड। बेटा इतना इजी है ना, कभी लाइफ में भूलो को नहीं है, सबसे बेस्ट मेथड है ये। ठीक, हाँ, अब इसकी बात करते हैं, इन भाईजान की बात करते हैं 1 केजी का। अब बताओ 1 केजी में कितना फोर्स लग रहा है, केवल एफ डबल डैश कितना लग रहा है, ये इधर की तरफ। तो आइए इधर लेते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बेटा आने 1 केजी यहाँ लिख दिया मैंने, और यहाँ पर यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स लग रहा है एफ डबल डैश। क्लियर, और मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ए। क्लियर, तो अब देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर देखना एफ डबल डैश इक्वल टू 1 केजी और एक्सेलरेशन ए लिख दिया, और इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, देखिए यहाँ पर ये, अब मैंने बताया हुआ स्टार्टिंग मैंने बच्चों को बोलता हूं कि जो इंटरनल फोर्स होते हैं, अगर सिस्टम की पढ़ाई मान के करोगे तो इंटरनल फोर्स रहते हैं कैंसिल आपस में। क्लियर, ड्यू टू एन इक्वल मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पर इस वाली वैल्यू इससे ये कैंसिल होगी ना, होगी ना, इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, कैंसिल होगी ना। अब देखिए इससे ये कैंसिल होगी ना। अब देखना यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा बेटा एफ नॉट, और यहाँ कितने हैं 8 4 12 है और 1 13 है और ये आ गया ना। तो आप देखोगे बेटा जो इसकी वैल्यू
वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पर 65 न्यूटन और कितना 13 और a, तो इनसे देखो भाईजान तो ये कटेगा और ये जाएगा 5। क्लियर? तो अब देखिए बेटा जो a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमारे जो ब्लॉक है 8 केजी का, 4 केजी का और 1 केजी का, तीनों के तीनों ब्लॉक एक साथ जाएंगे और किससे जाएंगे कि वो 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जाएंगे, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बताओ क्या यहां से n की वैल्यू रख के हम नहीं निकाल सकते क्या? यहां बेटा वैल्यू रखोगे कितनी आ गई यहां पर, मैं यही सॉल्व कर दे रहा हूं 1 into 5 कितना आ गया बेटा, ये जो फोर्स आ गया बेटा ये आ गया 5 न्यूटन का फोर्स। ठीक, अलग से लिखना बाद में, ये कितना फोर्स आया बेटा, ये F डबल डैश 5 न्यूटन का। अब देखिए बेटा यहां पर ये निकालना मुझे F डैश ये, और अभी ये निकाला मैंने 5 न्यूटन का इक्वल टू 4 into 5 ये। तो अब बेटा कितना हो गया बेटा, ये 20 हो गया। अब उधर जाके किसका होगा, ये 25 होगा। तो F डैश कितना आ गया 20 और माइनस के इधर जाके प्लस का, तो हो गया 25 न्यूटन। क्लियर? समझ गया ना ये? अब यहां देखिए इनकी बात देखिएगा, कितना निकाला है ये 65, तो F नॉट कितना है बेटा, ये आ गया। F डैश कितना है 25, बिग प्रूफ के साथ सॉल्व होगा ना ये, और 8 और इंटू 5 तो ये हो गया 40 हो गया। 40 देखिए 40 और 25 इधर जाके ऐड होगा तो बताओ बेटा F नॉट कितना आ गया 65 न्यूटन, और हमने 65 न्यूटन लगाया भी था। पूरा प्रूफ हो गया विद रीजनिंग के साथ। अगर ये आंसर 65 नहीं आता मतलब कहीं ना कहीं हमने इसमें मिस्टेक की है। समझ गया ना ये? यही है पूरी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? हाँ। अब देखिएगा जो मैंने बताया था फोर्स, कि इनके और इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, यहाँ जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू आई थी बेटा, यानी कि F डैश 25, यानी कि A और B कितना फोर्स लगेगा 25 न्यूटन। B और C कितना निकाला था B 5 न्यूटन, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये 5 न्यूटन। यानी F डबल डैश यानी इसके बीच में बेटा जो वैल्यू निकाली थी मैंने कितनी आई थी, वो F डबल डैश वो आई थी 5 न्यूटन। क्लियर? ये है इनको सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर? हाँ, बहुत ही इजी है फिजिक्स आने की, आप देखोगे बिल्कुल बायोलॉजी से तो बहुत ही इजी है ये। बस हाँ, लेकिन आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ये? हाँ। अब मैंने कहा कि सर अब इसको हम विद इन 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो मैंने समझाया कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है ना ये? हाँ। अब वो कॉन्सेप्ट ट्रिक जब भी समझ आएगी जब बेटा आपको ये रूल्स पता होंगे आपको। ठीक है ना ये? हाँ। आगे देखिएगा यहाँ पर, ये जैसे मैंने बताया था पूरा सिस्टम मानते हैं, यानी कि चलो यहाँ कैसे करते हैं, F इक्वल टू M और ये वैल्यू आ गई। ये होता है हमेशा एक्सटर्नल होगा, ऑलवेज एनी केस एक्सटर्नल का मतलब बाहर से कितना फोर्स लगाया गया है। ये यहां लेते हैं मास ऑफ बॉडी, कि बॉडी का कितना मास है, और ये लेंगे एक्सटर्नल एक्सीलरेशन। बेटा इसका मतलब ये होता है कि ये बाहर से है, ये जी नहीं है, क्योंकि जी तो बेटा ड्यू टू ये ग्रेविटी की वजह से है। इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इसलिए ये चीज बराबर नहीं हो सकती कभी। क्लियर? अगर एग्जाम में मान ले दे वो कि इसकी वैल्यू हमने अज्यूम कर लिया 10 तो मान लेंगे, वरना हमेशा इसकी वैल्यू बराबर नहीं मानेंगे हम इसको। तो अब देखिएगा एक्सीलरेशन कितना आ गया फोर्स, और यहां मास क्या है टोटल मास, ये आया तरीका आपका। कितना था फोर्स 65, टोटल मास कितना था 8 था, प्लस 4 था 1, तो कितना बेटा हो गया
ये हो गया 65 न्यूटन और ये 8 4 प्लस 1 तो ये हो गया 13। आंसर बेटा चुटकी में आंसर आएगा, ये देखिएगा कितना आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर ना? ये है सब कुछ इनको सॉल्व करने के तरीका है इनके। क्लियर ना ये? हाँ, तो अब देखिएगा हम कैसे निकालेंगे सर यहाँ पर ये, अगर मैं फोर्स निकाल लूं यानी कि एफ डबल डैश। क्लियर? तो अब इसके पास कितना फोर्स था यहाँ पर देखिए बेटा, मैं ये बता रहा हूं, ये 8 केजी का था और 1/4 केजी का था और एक बड़ा लिया था मैंने 1 केजी का और एंजॉय कीजिएगा, बहुत इजी है। और इधर बेटा इसमें धक्का लग रहा है बेटा, और धक्का लग रहा है बेटा, कितना लग रहा है? वो लग रहा है 65 न्यूटन से इसको धक्का दे रहे हैं कि जाओ तुम जाओ कुछ करो उधर। क्लियर? अब जाएगा बेटा फ्यूचर में इससे जाएगा। ठीक, ये क्या है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक, तो अब देखिएगा मेरे को ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, यहां निकालना है कितना फोर्स लगेगा, यहां निकालना है, यहां निकालना है एफ डैश। देखिएगा अब इस पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस पे धक्का देगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यानी कि ए बी और सी, तो अब हम ये दोनों मास जो है एक सिस्टम मान लेंगे इसको, ये 4 और 5, क्योंकि इस पे लग रहा है ये, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इन पर लगेगा। यहां जो फोर्स लगेगा बेटा एफ डैश वो इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा क्योंकि इस पे तो ये लग रहा है। ठीक, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी बेटा ये 4 प्लस 1 और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? अरे एफ डैश भैया बेटा m बराबर a चल रहा है। ठीक, मास 4 और 1, एक्सेलरेशन निकाला था मैंने भी 5, तो 4 और 5 ये हो गए 5, ये कितना हो बेटा? ये 25 न्यूटन, ये आ गया 25 न्यूटन। इसी प्रकार बेटा आप यहां निकालोगे, आप यहां निकालो, यहां देखना, यहां कितना निकालोगे यानी कि एफ डबल डैश। अब बताओ इस पे जो फोर्स लगेगा वो तो केवल इस पे लगेगा ना, क्योंकि इन पे तो फोर्स इस पे ये लग रहा है और इस पे ये लग रहा है, तो यहां निकालोगे तो इस पे नहीं लगेगा, वो इस पे लगेगा क्योंकि ये इधर फोर्स लग रहा है। तो अब कितना मास आ गया? 1 केजी का मास है, मास, और एक्सेलरेशन क्या निकाला था मैंने? ये 5, कितना आ गया? 5 न्यूटन का आंसर आ गया। जो लगे तरीका अच्छा, सब तरीके अच्छे हैं। ठीक है ना ये? हाँ, वो आपको थोड़ा लॉन्ग लगेगा लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो भी विद इन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ये? हाँ, पहली प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको इसको समझा दी मैंने। अब थोड़ी लगती है 1% प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी लगती है इससे। ठीक है ये? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बिल्कुल जीरो लेवल की प्रॉब्लम है बेटा। ये कितना मास है बेटा? ये दिया है बेटा, ये 5 केजी का मास ये दिया है बेटा, ये, और यहां दिया है बेटा, इसको बोल दिया गया 5 है, और ये है बेटा कितना है? 15। अच्छा, सपनों में बेटा न्यूटन आ रहा है, ये 15 केजी। ठीक, देखिए यहां पर ये, और यहां से क्या किया जा रहा है बेटा? इसको ऐसे खींचा जा रहा है। ठीक ना? हाँ, इसको यहां से खींचा जा रहा है और ऐसे करके कुछ एंगल दिया गया है और इनको बेटा रखते हैं कि तुम आ जाओ ग्राउंड पे, ऐसे करके ये चीज समझ आ रही है। और ये क्या है बेटा? ये है बेटा ग्राउंड। क्या बोलती है इसको? ग्राउंड। ये बोलती है बेटा मैंने ग्राउंड, ग्राउंड है ये। हाँ, ये भी ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब होता है भूमि। ठीक, और यहाँ बेटा जो फोर्स दिया मैंने वो फोर्स कितना है? 50 न्यूटन का। ठीक, और यहाँ दी वैल्यू 37 डिग्री। ठीक, आपको कह रहे हैं कि आप मेरे को इनके बीच में बता दो टेंशन क्या है। टेंशन, तो दिल मेरा खुश हो जाएगा कि सर यहाँ टेंशन क्या है। तो हमने कहा टेंशन मत लो बेटा, टेंशन हम निकालने के लिए आए आज। तो देखो बेटा कितना है, ये 5 केजी ये है, 15 केजी ये है, दोनों आराम से बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन एक बंदा बाहर से कह रहा है इनको, अरे चलो चलो चलो, अरे जाने का नाम ले रहे हैं, इनका काम
केवल ऐसे खींचना, ये ऐसे नहीं खींच रहा है, ये ऐसे उठा रहा है ऊपर की तरफ कि चलो ऊपर चलो। क्लियर? ये देखना तिरछा फोर्स है। अब इस तरह फोर्स है और मैंने आपको बहुत बार समझाया है, इसको बोलते हैं इंक्लाइन बोलते हैं। और इस फॉर्म की पढ़ाई हम नहीं कर सकते सर, तो अब क्या होगा? फिर बताया था मैंने रिजॉल्विंग ऑफ एंगल, एंगल को तोड़ के पढ़ाई करेंगे कि इसका फोर्स एक्स एक्स में कितना है प्लस इसका फोर्स वाई एक्स में कितना है। क्लियर? तो देख इस बात की है, आइए एंगल तोड़ते हैं इसको। अब इसको एंगल बेटा मैं यही तोड़ दे रहा हूं, आप बना लेना अच्छे से इसको। ठीक, जिस साइड से एंगल होता है उस साइड लेते हैं कॉस। जैसे मैं आपको समझा दूं, यहां पर देखना, यहां देखिएगा ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये 50 न्यूटन है। अगर ये एंगल मैंने लिया 37 लिया गया, तो अब ये वाली साइड जो बेटा बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी मेरे बेस। तो यहां से लिखोगे आप, यानी कि मैं इसको f मान ले रहा हूं, तो f बराबर कितना है बेटा, ये है। अंत तो क्या आएगा, f cos और 37, जो एंगल है वो एंगल यहां आ जाएगा। लेकिन अगर इस वाली साइड पे लिखो, ये तो कौन सी बेटा, ये x एक्सिस है। अगर बाई पे लिखोगे तो बेटा वैल्यू आएगी f sin कितना है, ये 37 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये y के एक्सिस में, ये x एक्सिस में। और इसी के बेस पे मैंने वेक्टर में ही मैंने आपको इस पे सवाल करवाए हैं। मैंने आपको ये इसमें सवाल करवाया था मैंने मिनिमम वाला, याद करो बोपल, इसमें दोनों एंगल दिए थे और जो एंगल बताया था बेटा ये आंसर गलत था उसका ये। ठीक, हाँ, तो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म से सॉल्व किया था, तो इसको भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म से, आई जे तोड़ करके। ठीक, हाँ, अब देखना यहां पर, अब इसकी वैल्यू बेटा यहां लिखोगे तो यहां देखना इस एक्सिस में जो फोर्स आएगा वो आएगा 50 cos 37 आएगा। इसी प्रकार इस एक्सिस में जो फोर्स आएगा वो आएगा f, चलो मैं 50 इसकी वैल्यू रख देता हूं। ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं, कितना है बेटा, ये 50 sin वैल्यू है। ठीक, ये वैल्यू। फिर मैंने आपको ये बताया होगा कि वेक्टर में अगर कोई कंपोनेंट अगर 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे है तो बताओ क्या इसका कोई योगदान है मोशन के लिए? अगर फ्यूचर में चलेगा तो भाई ये ऐसे चलेगा ना, एक थोड़ने की दो चीज ऐसे रखी है तो उठ के ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी बेटा, जाएगा तो फ्यूचर में ऐसे ही जाएगी नहीं। आप देखिए, तो इसको खींचने के लिए जो जिम्मेदार है वो ये फोर्स है। ये फोर्स इसको खींचने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो केवल इसको उठाने के लिए जिम्मेदार है। क्लियर? तो इसलिए इस फोर्स की पढ़ाई नहीं करेंगे, हम केवल इसकी पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, हाँ, तो आप देखिए बेटा यहाँ पर यानी x एक्सिस में फोर्स आया 50 into cos 37। याद करो वो दिन जब बताए थे मैंने आपको, इसकी वैल्यू बताई थी बेटा 4/5। cos सेट कितनी होती है, 4/5, याद कर लेना ये। तो यहां से कैंसिल, तो यहां बचा बेटा 40 न्यूटन। जो हम समझ रहे थे वैल्यू कि 50 न्यूटन से खींचा जा रहा है, वास्तव में वो तो केवल 40 न्यूटन इधर लग रहा है। कितना है बेटा, ये आया है 40 न्यूटन फोर्स आया है इस एली एक्सिस में। समझ गया ना? ये जो दिख रहा था हमको कि 50 से खींच रहा है, वो 50 से नहीं, इस एक्सिस में केवल 40 से खींच रहा है इसको, ड्यू टू एंगल। क्लियर? हाँ, तो अब इतना फोर्स जिम्मेदार है कि इन ब्लॉकों को खींचने के लिए इसका कोई योगदान नहीं है मोशन कराने के लिए। ठीक, तो इनसे कहेंगे तुम थोड़ी देर लिए शांत रहो, बस इनसे हमें निपटने दो, क्योंकि ये हमको ले के जा रहे हैं। तो आप देखिए बेटा यहां पर देना, इसको अलग बनाते हैं, अलग। कितना बेटा, ये 5 kg का ये है, यहां पूछा है 15 kg का ये है बेटा, और यहां से आप देखना कितना लग रहा है बेटा, ये रियल में 40 न्यूटन का फोर्स ये लग रहा है ना, ये लग रहा है। इनको बना दो ग्राउंड, ताकि ये ब्लॉक टेबल पर रखें। ठीक, आप देखिए बेटा यहां पर, यहां निकालना है टेंशन, निकालना है ना टेंशन। तो अब देखिएगा
अगर ये ब्लॉक इधर आएगा, जब इधर आएगा तो इसको खींचने के लिए क्या लगेगा, इसमें एक तनाव लगेगा रस्सी में। ये क्या है, रस्सी यानी कि स्ट्रिंग। तो यहाँ इसकी वजह से एक टेंशन लगेगा पीछे, इनको बुला के लेके आएगा, अरे चलो साथ चलो बहुत मजा आएगा। फिर ये भी कहता अरे रुक जाओ हम भी आ रहे हैं इधर से, तो इनने कहा हमें अपने साथ लगा लो तभी तो हम साथ आएंगे। इन्होंने दिया, ये ऐसे खींच रहा है इधर से ऐसे करके, तो ये कह रहा तुम भी हमारे साथ आओ क्योंकि रस्सी से बंद है, तो इसकी वजह से टेंशन ये लगेगा, अब इसकी वजह से टेंशन ये लगेगा। तो इनकी टेंशन की जो वैल्यू है इक्वल मैग्नीट्यूड होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एंटी डायरेक्शन है, यानी जिसको बोलते हैं इक्वल, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ। क्लियर नहीं है? तो अब बेटा देखिएगा यहां पर बना दो कंपोनेंट, पहले पढ़ाई इसी करते हैं, आपको दिखाता हूं। 15 केजी, 15 केजी बेटा 40 न्यूटन ये लग रहा है। भविष्य में जाएगा तो इधर जाएगा, लग जाओ तुम ये, इसकी वजह से टेंशन कितना बेटा यहाँ पर, टेंशन टी है। तो बताओ कितना लगेगा, 40 न्यूटन माइनस टी इक्वल टू 15 इंटू ए। ठीक, 40 ज्यादा है और ये कम होगा और यहाँ पर माइनस कर दिया, इसका मास और एक्सेलरेशन, ये वैल्यू इसकी आ गई यहाँ पर। अब 5 केजी की देखिए बेटा, 5 केजी को पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, मतलब इसके मम्मी पापा कोई रोकने वाले नहीं है, बेटा कहां जा रहे हो कहां जा रहे हो, कोई रोक टोक करने वाला पीछे नहीं है। पीछे नहीं है तो बस इसका टेंशन, मास कितना है 5, एक्सेलरेशन a। तो इक्वेशन बेटा कितनी आ गई, फर्स्ट मान लो इसको और इसको सेकंड मान लो, जो मन करे उसको मान लो बेटा। क्लियर? तो अब बताओ इसकी वैल्यू आप यहां रखोगे आप। क्लियर? हेलो, हाँ बेटा क्लासमेटिक भी आ रहा हूँ, ठीक है भी आ रहा हूँ क्लासमेटिक। देखिए बेटा पढ़िए, अब इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू यहाँ बराबर रख दो, अब भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ रख दोगे तो मैं यहाँ पहले पुट कर रहा हूँ पर, तो इसको री कितना है ये t इक्वल टू कितना है 5a, यानी फर्स्ट इक्वेशन ये है। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये है, तो आप देखिए यहाँ से बेटा इनकी वैल्यू से क्या होगा, टेंशन कैंसिल, क्योंकि ये हमें बाहर से नहीं दिखेंगे, ये तो इंटरनल फोर्स है, हमें केवल ये दिखेगा जो बाहर से कोई खींच रहा है अपना। क्लियर? तो ये कैंसिल होगा तो नीचे कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 40 यहाँ पर आएगा और 15 और 5 20 इंटू एक्सेलरेशन, तो इनकी बेटा वैल्यू आएगी 2। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। क्लियर? हाँ, तो टेंशन निकालो कितना लगेगा, टेंशन T इक्वल टू 5 इंटू 2, यानी कि टेंशन लगेगा 10 न्यूटन लगेगा रस्सी में। ठीक, हाँ इतना क्या लगेगा, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 10 न्यूटन आएगी। ठीक, कितनी 10 न्यूटन। समझ गए ना? ये है इनको सॉल्व करने के बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीका है इनको। क्लियर नहीं है? हाँ, आप यहां देखिएगा तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा इसकी आ गई 10 न्यूटन, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, हाँ कितनी वैल्यू आ गई, 10 न्यूटन इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, इतना क्लियर बेटा नहीं है? हाँ, अब यहां देखिए इतना मैंने यहां पर करवा दी ना ये, हाँ सारी चीजें। अब हम जो है बाकी जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ट्रैक पे देखते हैं। बस आज के लिए बस इतना कॉन्सेप्ट काफी है, और अगले जो प्रॉब्लम लेके चलेंगे हम लोग सिर्फ 80 लिख लेंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि आज मुझे बेसिक बताना था, अगर नहीं बताता तो आपको चीज समझ में नहीं आती है। क्लियर नहीं है स्टूडेंट? बस अपना ध्यान रखिएगा, बस मिलते हैं अच्छे मूड में नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल, ओके टाटा बाय।